अनाया ने भी चौंक कर कहा, वो तो हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहा, फिर ये सब? आरव ने मोबाइल पर मैसेज फिर से पढ़ा। उसने तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर को कॉल मिलाया। मुझे विवान की लोकेशन चाहिए, अभी। कुछ ही देर में लोकेशन आई। शहर के बाहर एक पुराना फार्म हाउस। दोनों बिना वक्त गंवाए वहां पहुंचे। फार्म हाउस सुनसान था, लेकिन अंदर लाइट जल रही थी। आरव धीरे धीरे अंदर दाखिल हुआ। कमरे में कदम रखते ही उसकी सांस अटक गई। टेबल पर मास्टरमाइंड की फाइलें बिखरी थी और बीच में खड़ा था विवान। विवान ने मुड़कर देखा और हल्की सी हंसी के साथ बोला, तुम जल्दी आ गए। मैंने सोचा था तुम्हें यहां तक आने में वक्त लगेगा। आरव ने गुस्से में कहा, क्यों किया तूने ये सब? तू तो मेरा भाई जैसा था। विवान की आंखों में ठंडापन था। भाई? जब मेरे पिता को तुम्हारे पिता ने फंसाकर जेल भेजा था, तब मैं तेरा भाई नहीं था क्या? आज बस हिसाब बराबर कर रहा हूं। अनाया सन्न रह गई। आरव की आवाज कांपने लगी। ये झूठ है। पापा ने कभी... विवान ने बीच में काटा। झूठ? मेरे पास सबूत है, और अब वो सबूत पूरी दुनिया देखेगी। वो जैसे ही फाइलें उठाने लगा, तभी पीछे से किसी ने उसकी कनपट्टी पर बंदूक रख दी। आरव और अनाया दोनों मुड़े। वो शख्स था मास्टरमाइंड, जो मरने से पहले गायब हो गया था। मास्टरमाइंड की ठंडी हंसी पूरे कमरे में गूंज उठी। आरव, तुम सोचते थे कि मैं खत्म हो गया। असल में मैं तो बस शिकार को और पास लाने का इंतजार कर रहा था। विवान ने बिना पलक झपकाए कहा, हमारा सौदा अब भी पक्का है ना? मास्टरमाइंड ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बिल्कुल। तुमने जो चाहा वो मिलेगा। तुम्हारे पिता की मौत का सच सामने आएगा और मुझे आरव का अंत मिलेगा। आरव ने दांत भींचकर कहा, तो तुम दोनों मिले हुए हो? ये सब सिर्फ बदला है? मास्टरमाइंड आगे बढ़ा। उसकी आंखों में ठंडा सन्नाटा था। बदला और ताकत। तुम्हारे पिता ने मेरी सबसे बड़ी डील बिगाड़ी थी, और तुम्हारे बचपन के दोस्त ने मुझे रास्ता दिखा दिया कि तुम्हें कैसे तोड़ा जा सकता है। अनाया बीच में बोल पड़ी, और ये जो तुम कर रहे हो, इसके बाद तुम्हें क्या मिलेगा? कानून से बच नहीं पाओगे। मास्टरमाइंड ने हंसकर कहा, कानून? कानून तो मेरे लिए सिर्फ एक मोहरा है। अचानक बाहर से गोलियों की आवाज आई, खिड़की के शीशे टूटे और स्पेशल फोर्स के जवान अंदर घुस आए। विवान ने घबराकर मास्टरमाइंड की तरफ देखा। ये कैसे? आरव ने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, तुम भूल गए, अंधेरे में भी मैं चालें चल सकता हूं। मास्टरमाइंड ने गुस्से में विवान को धक्का दिया और पीछे के दरवाजे से भागा। आरव उसके पीछे दौड़ा और बाहर अंधेरे में शुरू हुआ आखिरी शिकार। वेयरहाउस के पीछे की गली सुनसान थी, बस टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट और बारिश की बूंदों की आवाज। मास्टरमाइंड भागते भागते एक मोड़ पर मुड़ा, लेकिन सामने आरव खड़ा था, पिस्तौल ताने हुए। अब भागने की कोई जगह नहीं बची। आरव ने ठंडी आवाज में कहा। मास्टरमाइंड हंसा, जैसे मौत भी उसके लिए मजाक हो। तुम्हें लगता है तुम जीत गए हो? आरव, मैंने जो बम लगाया है वो सिर्फ इस इलाके को नहीं उड़ाएगा। तुम्हारे सारे सबूत, तुम्हारी सारी मेहनत, सब राख हो जाएगा। आरव ने पिस्तौल कॉक की। और तुम्हें लगता है मैं बिना तैयारी के आया हूं? तभी गली के दूसरे छोर से अनाया आई। उसके हाथ में एक छोटा सा रिमोट था। तुम्हारा बम अब सिर्फ एक खिलौना है, उसने मास्टरमाइंड की तरफ देखते हुए कहा। मास्टरमाइंड का चेहरा बदल गया। तुम मेरा साथ छोड़ दिया। अनाया ने ठंडी हंसी के साथ कहा, मैंने कभी तुम्हारा साथ दिया ही नहीं। मैं बस सही वक्त का इंतजार कर रही थी। लेकिन ठीक उसी पल विवान कहीं से आ गया और अनाया को पकड़ लिया। उसने आरव की तरफ बंदूक तानी। आरव, अगर तूने मास्टरमाइंड को मारा तो मैं अनाया को मार दूंगा। बारिश तेज हो चुकी थी, तीनों की सांसें भारी और हर तरफ सिर्फ मौत का सन्नाटा। विवान की उंगली ट्रिगर पर कस गई। बारिश की हर बूंद जैसे वक्त को खींचकर और भारी बना रही थी। आरव ने मास्टरमाइंड पर से बंदूक हटाई और धीरे धीरे विवान की तरफ बढ़ा। तू जो कर रहा है वो तेरा बदला नहीं, तेरी बर्बादी है, आरव ने शांत लेकिन धारदार आवाज में कहा। विवान की आंखों में नफरत और डर दोनों थे। मेरी जिंदगी बर्बाद तूने की थी। अगर आज तुझे खत्म नहीं किया तो मैं कभी चैन से नहीं जी पाऊंगा।
मास्टरमाइंड ने इस मौके का फायदा उठाया। उसने जेब से एक छुरा निकाला और आरव पर झपटा। अनाया ने जोर से चीखते हुए रिमोट दबा दिया। दूर कहीं एक जोरदार धमाका हुआ, लेकिन वो बम नहीं, पुलिस का स्मोक ब्लास्ट था। धुएं में अफरा तफरी मच गई। पारव ने मास्टरमाइंड का हाथ मोड़कर छुरा छीना और उसी छुरे से उसके कंधे में वार किया। विवान ने गोली चलाने की कोशिश की, लेकिन अनाया ने पूरी ताकत से उसका हाथ धक्का देकर बंदूक गिरा दी। पुलिस अंदर घुसी और मास्टरमाइंड को जमीन पर गिरा दिया। विवान को भी हथकड़ी लग गई। उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा एक टूटे हुए इंसान का खालीपन था। आरव ने अनाया की तरफ देखा। सब खत्म हो गया। अनाया ने धीमे से कहा, खत्म नहीं, सच तो अब शुरू होगा, क्योंकि जो फाइल मैंने बचाई है उसमें ऐसे नाम हैं जिन्हें सुनकर तू भी चौंक जाएगा। बारिश थम चुकी थी, लेकिन हवा में अभी भी बारूद और डर की गंध थी। पुलिस मास्टरमाइंड और विवान को ले जा चुकी थी। आरव और अनाया पुराने गोदाम के अंदर बैठे थे। उनके सामने एक पुराना लोहे का ब्रीफकेस रखा था, वही फाइल जिसके लिए पिछले 3 महीने में न जाने कितने लोग मारे गए थे। अनाया ने धीरे से ब्रीफकेस खोला। अंदर ढेर सारे दस्तावेज, नक्शे और कुछ पुरानी तस्वीरें थी, लेकिन सबसे ऊपर एक नाम लिखा था, ऑपरेशन ब्लैक वाटर, हेड RS मल्होत्रा। आरव के हाथ कांप गए। ये तो मेरे पापा का नाम है, अनाया ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। हाँ, और ये फाइल बताती है कि वो सिर्फ पुलिस अफसर नहीं थे, बल्कि एक गुप्त ऑपरेशन के मुखिया थे, जिसने देश के अंदर एक छुपी हुई जासूसी नेटवर्क बना रखा था। आरव की सांसें तेज हो गईं। लेकिन ये तो देश के लिए अच्छा था, तो फिर पापा को गद्दार क्यों कहा गया? अनाया ने एक और पेज दिखाया। उसमें सबूत थे कि किसी ने ऑपरेशन का इस्तेमाल हथियारों की तस्करी के लिए किया, और उन सबूतों में RS मल्होत्रा का नाम जबरन घसीटा गया था। मतलब किसी ने पापा को फंसाया। आरव बड़बड़ आया। अनाया ने सिर हिलाया। और वो कोई अभी भी आजाद है, और इस फाइल में उसका कोड नेम है भूत। आरव की आंखों में एक नया संकल्प था। तो अब अगला शिकार भूत होगा। रात के 2 बज रहे थे। शहर की ऊंची इमारतों के बीच एक काले शीशों वाला कारवां बिना हेडलाइट के रफ्तार से निकल रहा था। कार के अंदर एक आदमी बैठा था। उसके चेहरे पर नकाब था और उसकी आंखों में ठंडी, सुनियोजित क्रूरता। वो था भूत, एक ऐसा नाम जिसे पुलिस फाइलों में भी सिर्फ लाल स्याही से लिखा जाता था। दूसरी तरफ आरव और अनाया ने फाइल से उसके बारे में जितनी भी जानकारी निकाली, सब दीवार पर चिपका दी थी। पुरानी अखबार की कतरनें, कैमरे से धुंधली खींची तस्वीरें और नक्शों पर लाल गोल घेरे। अनाया ने एक फोटो की तरफ इशारा किया। ये देख, 2016 में बंदरगाह पर हथियार पकड़ने की घटना। ये भूत का काम था, लेकिन किसी और के नाम पर डाल दिया गया। आरव ने गहरी सांस ली। मतलब भूत सिर्फ अपराधी नहीं, वो सिस्टम के अंदर बैठा भेड़िया है। अनाया ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। और अगर हम सीधा टकराए तो हो सकता है हमें भी तुम्हारे पापा की तरह गद्दार साबित कर दे। आरव ने धीरे धीरे मेज पर पड़ी अपनी पिस्तौल उठाई और कहा, तो हमें भी भूत की तरह बनना पड़ेगा, बिना चेहरा दिखाए, बिना आवाज छोड़े। अगले ही दिन शहर के सबसे बड़े होटल में एक हाई प्रोफाइल पार्टी थी। वही आरव का पहला कदम था, क्योंकि उसी पार्टी में भूत खुद मौजूद होने वाला था। होटल ग्रैंड रॉयल की 20वीं मंजिल रोशनी से नहा रही थी। शैंपेन के गिलास, महंगे सूट और हल्के हल्के बजते जैज म्यूजिक के बीच कोई सोच भी नहीं सकता था कि यहाँ मौत का खेल शुरू होने वाला है। आरव वेटर की यूनिफॉर्म में था, हाथ में ट्रे, चेहरे पर झुकी हुई कैप, लेकिन आंखें लगातार भीड़ को स्कैन कर रही थीं। अनाया ईयरपीस में बोली, लेफ्ट कॉर्नर ब्लैक सूट में, वही है। आरव ने नजर घुमाई। एक लंबा चौड़ा आदमी काले सूट में, हाथ में वाइन ग्लास पकड़े, और उसके होंठों पर हल्की सी मुस्कान, जैसे उसे सब मालूम हो। भूत। आरव ने ट्रे में रखा गिलास उठाया और धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। भूत ने उसे आते ही तिरछी नजर से देखा, फिर गिलास लेने के बजाय हल्के से फुसफुसाया, तुम बिल्कुल अपने बाप जैसे हो, लेकिन अफसोस उसकी तरह ही मरोगे।
आरव का हाथ वहीं रुक गया। दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन उसने चेहरे पर कोई हाव भाव नहीं आने दिया। वो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, शायद इस बार शिकारी और शिकार तुम गलत चुन रहे हो। भूत ने हल्की हंसी के साथ वाइन का घूंट लिया और भीड़ में गायब हो गया। आरव की ईयरपीस में अनाया की घबराई हुई आवाज आई, आरव, वो पार्टी से बाहर जा रहा है, हमें उसका पीछा करना होगा अभी। भूत लिफ्ट से नीचे उतर रहा था और आरव भीड़ में से निकलते हुए फायर एग्जिट की सीढ़ियों से तेजी से नीचे उतरने लगा। नीचे होटल के बाहर काली एसयूवी पहले से स्टार्ट थी। आरव ने छुपते छुपाते अपनी बाइक स्टार्ट की और धीरे से पीछे लग गया। रात का समय, सुनसान सड़कें, सिर्फ स्ट्रीट लाइट्स की हल्की सी रोशनी और टायरों की घर घर आवाज। अनाया की आवाज ईयरपीस में, सावधान रहना आरव, भूत कभी सीधी लाइन में नहीं चलता। अचानक एसयूवी ने एक संकरी गली में मोड़ लिया। आरव भी पीछे पीछे गया, लेकिन जैसे ही गली में दाखिल हुआ, चारों तरफ से हेडलाइट्स जल उठी। 3-3 गाड़ियां और उनमें से नकाबपोश लोग बाहर निकलते हुए। भूत कहीं नहीं था। आरव को तभी एहसास हुआ, ये पीछा नहीं था, ये जान था। एक नकाबपोश ने आगे बढ़कर कहा, भूत तुम्हें मिलना चाहता था, लेकिन पहले ये देख लो। उसने जेब से एक फोटो निकाली और आरव के हाथ में थमा दी। फोटो देखकर आरव का चेहरा सख्त हो गया। वो उसके पिता की लाश थी, लेकिन तारीख उसके आधिकारिक मौत के दिन से 2 साल बाद की थी। इससे पहले कि वो कुछ पूछ पाता, एक नकाबपोश ने कहा, तुम्हारे पापा मरे नहीं थे आरव, उन्हें भूत ने छुपा लिया था। आरव का दिमाग सुन्न हो गया। पिता जिंदा, 2 साल बाद की तारीख, इसका मतलब अब तक जो सच माना था वो सब झूठ था। वो कुछ कह पाता उससे पहले नकाबपोशों ने उसकी आंखों पर काली पट्टी बांध दी और उसे गाड़ी में धकेल दिया। गाड़ी की रफ्तार तेज थी, टायर अंकर पर फिसलते जा रहे थे। आरव ने दिमाग को शांत करते हुए गिनती शुरू कर दी। दाईं तरफ का मोड़, फिर लंबा पुल, फिर उतराई। करीब 15 मिनट बाद पट्टी हटाई गई। वो एक पुराने वीरान गोदाम में था। हवा में जंग लगे लोहे और नम सीलन की गंध थी, और सामने एक कुर्सी पर बंधे, कमजोर लेकिन जिंदा, उसके पिता। चेहरा थका हुआ, लेकिन आंखों में वही पुरानी चमक। आरव, उन्होंने धीमी आवाज में कहा, लेकिन तभी अंधेरे से भूत बाहर आया। काले कपड़े, चुभती निगाहें और होंठों पर एक तिरछी मुस्कान। पिता से मिलकर अच्छा लगा। अब सोचो, अगर उन्हें छुड़ाना है तो मेरे लिए एक काम करना होगा। आरव ने गुस्से से कहा, तुम चाहते क्या हो? भूत पास आकर बोला, कोर्ट में अगले हफ्ते जो केस है, तुम्हें उस केस का सबूत गायब करना होगा। वो सबूत मेरे खिलाफ है, लेकिन तुम्हारे पिता की जिंदगी उसके बदले में है। आरव की सांसें तेज हो गईं। ये सिर्फ पिता को बचाने का खेल नहीं था, ये उसके उसूल, उसकी नौकरी और उसकी आत्मा की लड़ाई थी। आरव के दिमाग में तूफान चल रहा था। पिता को बचाना उसकी पहली प्राथमिकता थी, लेकिन कानून और सच से समझौता ये वो कभी नहीं कर सकता था। भूत ने घड़ी देखते हुए कहा, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 48 घंटे हैं। फिर उसने एक फाइल आरव के सामने फेंकी, जिसमें कोर्ट केस, गवाहों और सबूत की पूरी डिटेल थी। आरव ने फाइल उठाई, एक एक पन्ना पढ़ा, और तभी उसके दिमाग में एक प्लान बनना शुरू हुआ। उसने भूत से कहा, ठीक है, मैं सबूत लाऊंगा, लेकिन मेरी शर्त है, पिता को तुरंत एक सुरक्षित जगह शिफ्ट करो। भूत मुस्कुराया, जैसे उसकी चाल कामयाब हो गई हो। तुम्हारी बात मान ली, लेकिन याद रखना, अगर मुझे जरा भी शक हुआ कि तुमने धोखा दिया, तो तुम्हारे पिता को जिंदा कोई नहीं देख पाएगा। उस रात आरव सीधे अपने भरोसेमंद दोस्त और हैकर कबीर के पास पहुंचा। उसने सारी कहानी सुनाई। कबीर ने तुरंत लैपटॉप खोला और बोला, हम सबूत चुराएंगे, लेकिन असली वाले को नहीं, उसकी कॉपी को। भूत को नकली सबूत देंगे और असली कोर्ट में पहुंच जाएगा। आरव ने राहत की सांस ली, लेकिन कबीर ने चेतावनी दी, ये आसान नहीं होगा। जिस जगह सबूत रखा है वहां 24 घंटे सिक्योरिटी, लेजर अलार्म और फेस रिकग्निशन सिस्टम है। आरव ने दृढ़ नजर से कहा, तो फिर हमें चुपचाप घुसना होगा और बिना कोई आवाज किए निकलना होगा।
अगली रात शहर में बारिश हो रही थी। सड़कें सुनसान थी, लेकिन जिस इमारत में आरव और कबीर घुसने वाले थे वहां 24 घंटे चौकसी थी। कबीर ने ईयरपीस लगाते हुए कहा, याद रखना, अगर एक भी अलार्म बजा तो सब खत्म। आरव ने काले कपड़े और मास्क पहना, हाथ में सिर्फ एक टॉर्च और कबीर का बनाया छोटा सा डिवाइस था। दोनों पीछे के सर्विस गेट से पहुंचे। कबीर ने वायर काटकर डिवाइस लगाया। 5 सेकंड में कैमरा ब्लाइंड हो जाएगा। अब दोनों अंदर घुसे। कॉरिडोर में चारों तरफ लेजर बीम थी। आरव ने गहरी सांस ली, एक एक मूवमेंट को स्लो मोशन में प्लान किया और जिम्नास्ट की तरह उन बीम के ऊपर से निकल गया। कबीर की उंगलियां लैपटॉप पर तेजी से चल रही थी। पासकोड मैच हो गया। आगे बढ़ो। वो आखिर उस कमरे तक पहुंचे जहां सबूत रखा था, एक कांच के लॉक्ड केस में, और उसके ऊपर फेस रिकग्निशन लॉक। कबीर ने एक 3D प्रिंटेड नकली फेस मास्क निकाला जो बिल्डिंग के हेड सिक्योरिटी ऑफिसर का था। आरव ने मास्क पहनकर स्टैंड किया। एक्सेस ग्रांटेड की आवाज आई और केस खुल गया। आरव ने असली सबूत को जेब में डाला और उसकी जगह नकली फाइल रख दी। दोनों वापस लौट रहे थे, तभी लॉबी में सायरन बज उठा। किसी ने बिल्डिंग की सिक्योरिटी को मैनुअली ट्रिगर कर दिया था। सायरन की तीखी आवाज ने पूरे बिल्डिंग को हिला दिया। लाल फ्लैशलाइट्स गलियारों में टिमटिमाने लगी। कबीर ने ईयरपीस में फुसफुसाया, आरव, हमें अब प्लान बी पर जाना होगा। लेकिन आरव के चेहरे पर चिंता थी। प्लान बी मतलब छत से निकलना? कबीर, हाँ, लेकिन बीच में ही सिक्योरिटी आ जाएगी। दोनों तेजी से दौड़ते हुए स्टेयर्स पर पहुंचे। पीछे से हथियारों की आवाज और बूट्स की धमक गूंज रही थी। छत का दरवाजा खुलते ही ठंडी हवा का झोंका आया। नीचे शहर की लाइटें चमक रही थी, लेकिन उनके पास समय नहीं था। कबीर ने रस्सी निकाली और एंकर किया। पहले तुम जाओ। आरव रस्सी से उतर ही रहा था कि उसने नीचे एक परछाई देखी। कोई आदमी नहीं, बल्कि लंबा, धुंधला, इंसान जैसी आकृति, जिसकी आंखें अंधेरे में हल्की सी सफेद चमक रही थी। आरव का हाथ पल भर को ढीला पड़ा। कबीर, नीचे कोई है। कबीर ऊपर से बोला, सिक्योरिटी होगी, जल्दी उतर। लेकिन आरव को साफ महसूस हो रहा था, वो चीज इंसान नहीं थी। जैसे जैसे वो पास आया, उसके कानों में एक अजीब सी फुसफुसाहट गूंजने लगी, तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। नीचे पहुंचते ही वो आकृति हवा में घुल गई, लेकिन पीछे ठंडी सी गंध रह गई और जमीन पर एक पुराना, खून से सना रुमाल पड़ा था। आरव ने डरते हुए उसे उठाया। उस पर एक नाम लिखा था, आरव का पिता। आरव ने कांपते हाथों से रुमाल खोला। खून के धब्बों के नीचे हल्के सुनहरे धागों से कढ़ाई में नाम लिखा था, अजय प्रताप सिंह, उसका पिता। कबीर भी नीचे आ चुका था। उसने रुमाल देखते ही सांस खींच ली। ये तो उसी केस का सबूत है जिसे तुम्हारे पापा के मरने के बाद बंद कर दिया गया था। आरव की आंखों में सवाल तैरने लगे, लेकिन ये यहां कैसे आया? और वो अजीब सी आकृति? कबीर ने आसपास देखा। छत से उतरने वाली बिल्डिंग की दीवारें पुरानी थी, मानो कभी यहां कोई फैक्ट्री रही हो। दरवाजे पर जंग लगी पट्टी पड़ी थी जिस पर लिखा था, ब्लॉक 13, प्रतिबंधित क्षेत्र। आरव, ब्लॉक 13? मैंने पापा की फाइल में ये नाम पढ़ा था। कबीर, हाँ, यही वो जगह है जहां तुम्हारे पापा आखिरी बार जांच करने आए थे और उसी रात गायब हो गए। हवा में फिर वही ठंडी गंध फैल गई। पीछे से अचानक लोहे के गेट के ताले अपने आप खुल गए। चिरर। अंदर पूरी तरह अंधेरा था। बस दूर से एक पुरानी टेबल पर टिमटिमाती हुई लालटेन जल रही थी। आरव ने कदम अंदर रखा और अगले ही पल उसे महसूस हुआ कि जमीन उसके पैरों के नीचे से खिसक गई है। वो किसी गहरे तहखाने में गिर चुका था। तहखाने की दीवारों पर पुरानी तस्वीरें लटकी थीं, जिनमें उसके पिता की जांच टीम के साथ ली गई तस्वीरें थीं, लेकिन हर तस्वीर में चेहरे खरोंच कर मिटा दिए गए थे, सिवाय उसके पिता के। और फिर दीवान से एक भीमी आवाज आई, आरव, तुम्हारे पापा ने मुझसे किया वादा तोड़ दिया था, अब तुम्हारी बारी है। आरव ने डर के बावजूद टॉर्च चलाई। उसकी रोशनी में सामने की दीवार पर खून से लिखा एक वाक्य चमक उठा, कभी किसी पर भरोसा मत करना।
यहाँ तक कि अपने सबसे करीबी पर भी। पीछे से कबीर की आवाज आई, आरव, हम यहाँ से निकलते हैं। ये जगह ठीक नहीं है। आरव ने मुड़कर देखा, लेकिन कबीर सीढ़ियों पर नहीं था। उसकी जगह एक लंबा, बुबला आदमी खड़ा था, जिसके चेहरे पर आधा मास्क और हाथ में लोहे की छड़ी थी। उसकी आंखें आरव को आर पार चीर रही थी। तेरे बाप ने सोचा था कि सच दबा देगा, पर मैं यहां हूं। उसी वादे को तोड़ने के लिए उसने भारी आवाज में कहा, आरव, तुम कौन हो? वो आदमी धीरे धीरे पास आया। मेरा नाम राघव है, तेरे बाप का पुराना साथी और उसका गुनाहगार भी। तुमने मेरे पापा को मारा? राघव हंस पड़ा। कबीर बताता है कि वो बचपन से ही राघव के लिए काम कर रहा था, क्योंकि राघव ने उसके परिवार की जान बचाने के बदले उसे अपनी वफादारी का वादा करवा लिया था। आरव के पापा असल में जिंदा रखे गए थे ताकि उनसे एक सीक्रेट फाइल निकलवाई जा सके, जिसमें कई बड़े नेताओं और माफिया का काला सच था। तहखाने में अचानक बिजली चली जाती है और अंधेरे में गोलियों की आवाज गूंजती है। आरव को समझ नहीं आता कि गोली किसने चलाई और किसे लगी। अगले सीन में जब रोशनी आती है तो राघव जमीन पर गिरा हुआ है। पापा के हाथ में टूटी हुई जंजीर और खून से सना लोहे का रॉड है, लेकिन कबीर कहीं नजर नहीं आता। अंधेरी में गोलियों की गूंज के बाद एक पल के लिए खामोशी छा गई। आरव का दिल इतनी तेज धड़का रहा था कि वो अपनी सांस तक सुन पा रहा था। एक हल्की सी टिमटिमाहट के बाद लाइटें लौटी। राघव जमीन पर गिरा था, उसके माथे पर खून बह रहा था। पास ही टूटा हुआ हथकड़ी का लॉक पड़ा था। आरव के पापा कांपते हाथों से लोहे का रॉड पकड़े खड़े थे। उनकी आंखों में आंसू और गुस्से का मिला जुला तूफान था। आरव भागकर उनके पास पहुंचा। पापा, आप ठीक है? पापा ने थरथराती आवाज में कहा, आरव, यहां से निकलो, ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। आरव, लेकिन कबीर वो कहाँ है? चारों तरफ नजर दौड़ाई, कबीर कहीं भी नहीं था। बस एक दीवार के कोने पर खून की एक पतली लकीर, जो धीरे धीरे तहखाने के पिछले दरवाजे तक जाती थी। पापा ने हाफते हुए कहा, कबीर चला गया, लेकिन बेटा, वो तुम्हारा दुश्मन नहीं है। असली खेल किसी और का है। आरव चौंक गया। किसी और का? अब सवाल ये नहीं था कि दुश्मन कौन है। सवाल ये था कि आरव का अगला कदम इंसाफ होगा या गद्दारी। पापा ने कांपती आवाज में कहा, आरव, जिस पर तू सबसे ज्यादा भरोसा करता है वही असली भूत है, जिसे आरव सबसे अपना मानता था। अगली बार वही उसकी पीठ में छुरा घोंपेगा। आगे जानने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अगला भाग जल्द आ रहा है।